नमस्ते मेरे दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न कॉमर्स बाय हर्ष पे। अब आपका जो एग्ज़ाम है वो रहेगा आपका ईवीएस का पार्ट 2 सेमेस्टर 3rd और 4th दोनों के लिए होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। जैसे कि वैसे तो तुम नीचे जो जेमिनी का आपको ऑप्शन मिलेगा वो जेमिनी पे पूछ कर उसको सीधा समराइज कर सकते हो टॉपिक को कि क्या क्या टॉपिक इस वीडियो में है, एंड अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स वेरीफाई कर सकते हो। बिल्कुल ये सारे जो तुम्हारे सिलेबस में है वही रहेंगे। ठीक है, हेड टू हेड पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगा, कोई इश्यू नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसी में से अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। एंड कोशिश करूंगा इसकी पीडीएफ जो है मैं सुबह तक आज व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड कर दूं। तो वो पीडीएफ के लिए कहाँ आपको ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप चैनल पर। अभी वीडियो के बाद मैं पीडीएफ बनाने जाऊंगा। ठीक है, वीडियो कंप्लीट करने के बाद एज वेल मैंने पहले ही बता दिया, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना एज वेल। वो तो खैर अभी कर नहीं पाओगे, नीट के एग्जाम की वजह से लॉक्ड है वो, क्योंकि ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट, और पिन कमेंट एक बार चेक कर लेना। हाँ जी, अब जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है इंडिया एज अ मेगा डाइवर्सिटी। है ना, समझ आ रहा है आपको? तो इंडिया एज अ मेगा डाइवर्सिटी पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि हॉटस्पॉट क्या होता है एंड मेगा डाइवर्सिटी किसे कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले हॉटस्पॉट को देखते हैं। तो हॉटस्पॉट हम ऐसा समझिए कि ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे स्पीशीज रहते हैं, बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। जीव जंतु, पेड़ पौधे कई तरीके के हैं, लेकिन वो जगह थोड़ी सी खतरे में है। तो हॉटस्पॉट हम किन जगह को कहते हैं जहाँ पे दो क्राइटेरिया हमारे लगते हैं, ये दो क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। मतलब एक है एंडेमिज्म और एक है थ्रीट। मतलब क्या है एंडेमिज्म मतलब वहां पे इस तरीके की स्पीशीज रह होनी चाहिए, वहां पे 1500 से ज्यादा, 1500 या फिर 1500 से ज्यादा स्पीशीज ऐसी होनी चाहिए जो और कहीं नहीं, सिर्फ उसी जगह पे मिले। समझ आया आपको? एंड एंडेमिज्म स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज उन्हें कहते हैं कि जो सिर्फ जहां पे दिखते हैं ना वो वहीं पे ही होंगे। जैसे कि हिमालयन लेपर्ड, वो सिर्फ हिमालय पे ही मिलेगा आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो वो हो गया कि एंडेमिक स्पीशीज सॉरी। ठीक है, तो वहां पे हॉटस्पॉट को फुलफिल करने के लिए दो क्राइटेरिया है कि एक 1500 प्लस स्पीशीज हमारे एंडेमिज्म होने चाहिए। मतलब कि 1500 से ज्यादा ऐसी स्पीच होनी चाहिए जो सिर्फ उसी जगह पे हो, प्लस उस जगह थ्रीट हो। थ्रीट यानी कि मतलब 70% से ज्यादा नेचुरल हैबिटेट, 70% से ज्यादा नेचुरल हैबिटेट क्या हो, बर्बाद हो चुके हो, खो चुके हो। नेचुरल हैबिटेट मतलब वो वहां की जगह, नेचुरल रहने वाली जगह है ना। मान के चलो कि एक ऐसा जानवर है, जंगली जानवर है जो इस एरिया में रहता है, इस एरिया में रहता है, और वो जंगली जानवर उसी एरिया में रहता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, बिल्डिंग बनी, यहाँ पे भी बिल्डिंग बनी, यहाँ पे भी बिल्डिंग, यहाँ पे भी बिल्डिंग, यहाँ पे बिल्डिंग। अब बस इतनी सी जगह बच गई और वो जंगली जानवर को रहने के लिए बस इतनी सी जगह मिल रही है। अब देखो 70% से ज्यादा एरिया इन बिल्डिंग्स ने कवर कर लिया, अब वो जगह खतरे में है। प्लस वहां पे बहुत सारी ऐसी स्पीशीज है कि वो मतलब 1500 से ज्यादा तरीके की पेड़ पौधे और जानवरों की ऐसी स्पीशीज है जो इस जगह पे है। तो ये जगह हमारा क्या कहलाएगा, हॉटस्पॉट कहलाएगा। समझ आ गया आपको? हॉटस्पॉट मतलब, और एंडेमिज्म मतलब ऐसा कोई स्पीशीज जो उसी जगह पे मिले। ठीक है, चलो हॉटस्पॉट समझ आ गया। अब हम समझते हैं मेगा डाइवर्सिटी को। मेगा डाइवर्सिटी क्या होता है हमारा? मेगा डाइवर्सिटी रेफर्स टू द कंट्रीज दैट हैव अ वेरी लार्ज वैरायटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मेगा डाइवर्सिटी हम कंट्रीज को कहते हैं, मतलब कि ये कंट्री मेगा डाइवर्सिटी है या नहीं, ये कंट्री मेगा डाइवर्सिटी है या नहीं, है ना। तो मेगा डाइवर्सिटी उन कंट्री को कहते हैं जिनके पास बहुत सारी स्पीशीज हो। क्या हो? बहुत सारी स्पीशीज हो। क्या हो सर? बहुत सारी स्पीशीज हो। दैट हैव अ लार्ज वैरायटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिनके पास बायोडाइवर्सिटी के बहुत ज्यादा वैरायटी हो। ठीक है, समझ आ रहा है? जिनके पास बायोडाइवर्सिटी की बहुत ज्यादा वैरायटी हो, है ना, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। ठीक है, अभी बताऊंगा कितना ज्यादा। ठीक है, दीज नेशंस आर टू बी द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज ऑन अर्थ, है ना। ठीक है, मतलब उनके पास उस टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स की सबसे ज्यादा स्पीशीज होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं। इसके लिए भी दो क्राइटेरिया होते हैं हमारे। एक होते हैं स्पीशीज रिचनेस। क्या? स्पीशीज रिचनेस। स्पीशीज रिचनेस का मतलब क्या होता है कि अ मेगा डाइवर्स कंट्री मस्ट हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ डाइवर्स प्लांट एंड एनिमल्स। मतलब जो भी प्लांट या फिर एनिमल होगा, है ना, जो भी प्लांट या फिर एनिमल होगा उसका बहुत ही ज्यादा स्पीशीज उनके पास होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में होनी चाहिए वो, पहली बात। इन जैसे इनके पास एक प्रकार का अलग जानवर है जो सिर्फ यही मिलता है, एक और प्रकार का अलग जानवर है जो कि यही मिलता है। तो ऐसे कर करके बहुत तरीके के जानवर और पेड़ पौधे इनके पास होने चाहिए, प्लस एंडेमिज्म, और वो वहीं पे ही मिलने चाहिए।
वो वहीं पे ही मिलने चाहिए, उन्हीं के कंट्री में मिलने चाहिए, तब जाके कहलाया जाएगा कि वो कंट्री क्या है, मेगा डाइवर्सिटी है। जैसे इंडिया के पास है बंगाल टाइगर, ऐसे तो बहुत सारे जानवर है जो इंडिया के पास ही है सिर्फ। जैसे रॉयल बंगाल टाइगर हो गया, वो सिर्फ आपको सुंदरबन के एरिया में देखने को मिल जाएगा, इंडिया के अंदर सुंदरबन के एरिया में देखने को मिलेगा, है ना। प्लस हमारे पास रॉयल बंगाल टाइगर जैसे बहुत सारे अलग अलग जानवर है, तो हम भी एक मेगा डाइवर्सिटी में है। अब कैसे देखो, इंडिया एक मेगा डाइवर्सिटी है, अगर ये क्वेश्चन आ रखा है पहले कई बार, तो ही मैं पढ़ा रहा हूं कैसे और क्यों। देखो 2.4% ऑफ लैंड ऑफ द होल वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में जितने भी लैंड है ना, पूरी वर्ल्ड में ये लैंड होती है और कुछ समुंदर होता है ना, तो जितनी भी हमारी लैंड है उसका 2.4% इंडिया के पास है। लेकिन बात ऐसी है कि 8% ऑफ वर्ल्ड स्पीशीज, वर्ल्ड में जितनी भी टाइप की स्पीशीज है उसमें से 8% अकेले इंडिया के पास है, बहुत बड़ा नंबर है। तो इससे पता चलता है कि भाई जमीन तो बहुत कम है हमारे पास, लेकिन हमारे पास स्पीशीज बहुत ज्यादा है। ओके चलो, यानी लैंड तो कम है, लैंड कम है, लेकिन स्पीशीज कैसी है, बहुत ज्यादा है। चलो ठीक है, रिच स्पीशीज। अब इंडिया एक बायोडाइवर्सिटी क्यों है, क्योंकि इसके पास रिचनेस ऑफ स्पीशीज या फिर रिच स्पीशीज है। मतलब कहने का मतलब है कि 45,000 से ज्यादा, 45,000 प्लस प्लांट्स है इंडिया के पास, है ना। फ्लोरा फोना भी लिख सकते हो इसको तुम। और 91,000 से ज्यादा एनिमल्स के प्रकार है, 91,000 प्लस क्या है, एनिमल्स है। भाई मैं नंबर नहीं बता रहा कि 91,000 एनिमल है, 91,000 वैरायटी के एनिमल्स है। 91,000 वैरायटी मतलब सोचो, इस 91,000 में एक तुम्हारा लायन आ जाएगा, एक तुम्हारा टाइगर आ जाएगा, लेपर्ड, ऐसे कर करके 91,000 तरीके के जानवर है इंडिया के अंदर। ठीक है, अब यूनिक लाइफ एंडेमिज्म, मतलब देखो इसका मतलब क्या है, दे आर अ लॉट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एग्जिस्ट इन इंडिया, और इनमें से बहुत से एनिमल्स और बहुत से प्लांट्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ इंडिया में मिलते हैं। एंडेमिज्म का मतलब इसी जगह पे मिलते हैं, इंडिया में मिलते हैं। चलो ये क्राइटेरिया भी हो गया। अब ये क्या बोल रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज है, डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट है, मतलब हमारे पास जानवरों और पेड़ पौधों के रहने के लिए अलग अलग टाइप के घर है। घर यानी कि डेजर्ट है, रेगिस्तान है ना, वेस्टर्न घाट्स है ना, वेस्टर्न घाट्स है, हमारे पास माउंटेन है, हमारे पास स्नोवी माउंटेन्स है, बर्फ वाले माउंटेन्स भी है, दार्जिलिंग साइड, हिमालय और सारा हिमालय साइड, ठीक है उस साइड, है ना। और हमारे पास हिली रीजन्स भी है, उत्तराखंड पहाड़ के साइड हो गया, है ना। हमारे पास हर टाइप की जमीन है, प्लेन्स भी है। तो इसलिए इंडिया इस वजह से एक मेगा डाइवर्सिटी है। याद रहे, याद रखना, ये लाइन जरूर लिख के आना। 2.4% पूरे वर्ल्ड का, 8% ऑफ होल वर्ल्ड स्पीशीज का, फिर यहाँ रिच स्पीशीज में 45,000 से ज्यादा प्लांट्स है, 91,000 से ज्यादा एनिमल्स हैं। यूनिक लाइफ एंडेमिज्म, हमारे पास बहुत सारे ऐसे जानवर है जो सिर्फ इंडिया में ही मिलते हैं। एग्जाम्पल देना हो तो दे देना, जैसे हमारा हिमालयन चीता वगैरह, हिमालयन लेपर्ड वगैरह मैंने बताया, रॉयल बंगाल टाइगर, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट, मतलब हमारे पास बहुत टाइप की जमीन है, बहुत टाइप के घर है। घर किसके, हैबिटेट के। अच्छा हैबिटेट की नहीं कहता, हैबिटेट का मतलब घर होता है इस नई स्पीशीज का। हैबिटेट घर होता है स्पीशीज का, कैसी स्पीशीज का, पेड़ पौधों का भी और जंगली जानवरों का भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। अब जो हमें अगला टॉपिक पढ़ना है वो है हमारा इन सिटू कन्वर्सेशन, कंजर्वेशन, सॉरी कन्वर्सेशन बोलने के लिए, एंड एक्स सिटू कन्वर्सेशन। अब ये है क्या, है ना। तो मैं इनकी डेफिनेशंस पढ़ रहा हूं सबसे पहले। कंजर्विंग स्पीशीज विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। अच्छा ये वर्ड मार्क कर रहा हूं मैं, अभी समझाऊंगा। कंजर्विंग स्पीशीज विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्रोटेक्टिंग द एंटायर इकोसिस्टम वेयर दे लिव। देखो एक्स सिटू कन्वर्सेशन क्या होता है, इन सिटू, इन सिटू कन्वर्सेशन क्या होता है, इन मतलब अंदर, इन सिटू हम बोले तो घर के अंदर, याद रहेगा। इन सिटू कंजर्वेशन, इन मतलब अंदर, तो इन सिटू कभी भी आ जाता हम क्या समझेंगे, घर के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, इसका मतलब होता है कि कंजर्विंग मतलब उन स्पीशीज को बचाना, उन स्पीशीज को कंजर्व करना, बचाना, कैसे, अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर, विद इन उनके नेचुरल हैबिटेट के साथ। मतलब नेचुरल हैबिटेट मतलब प्राकृतिक घर, हैबिटेट मतलब मैं बता चुका हूं, घर जो जहां पे जीव जंतु रहते हैं, जहां पेड़ पौधे रहते हैं, है ना। तो इन सिटू मतलब वो जहां पे रहते हैं उसी जगह को भी बचाना, प्लस उन जानवरों को भी बचाना। अब ऐसा समझो कि सुंदरबन है, सुंदरबन में कौन रहता है, रॉयल बंगाल टाइगर रहता है, रॉयल बंगाल टाइगर रहता है। तो रॉयल बंगाल टाइगर में हम पहली बात तो रॉयल बंगाल टाइगर को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। ठीक है, प्लस इस सुंदरबन को भी खूबसूरती को बचा रहे हैं, ताकि वहां पे ना ज्यादा पेड़ कटे, ना कोई दिक्कत हो। समझ आ गया। इन सिटू कंजर्वेशन मतलब उन जानवरों को, उन पेड़ पौधों को भी बचाना, प्लस आसपास की जगह को भी बचाना। ठीक है,
है ना, उनके जगह के नेचुरल हैबिटेट के साथ, मतलब प्राकृतिक वाले घर के साथ। ओके चलो ये डाउट भी क्लियर हो गया, इन सिटू कंजर्वेशन समझ आ गया। अच्छा इसके अगर मैं एग्जांपल्स दूं तो नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, इंडिया हैज 89 नेशनल पार्क्स एंड 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इंडिया के पास 89 नेशनल पार्क्स है और 500 से ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, सॉरी वाइल्ड, हाँ जी, तो मैंने बोला इंडिया के पास 89 नेशनल पार्क्स और 500 से ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ठीक है। अच्छा उनमें से एक एग्जांपल है जैसे फेमस फॉर प्रोटेक्टिंग एलिफेंट्स, जैसे काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क हमारा, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क हमारा क्या है, एलिफेंट को सिक्योर करने के लिए, एलिफेंट को कंजर्व करने के लिए एक हमारा नेशनल पार्क है, ठीक है। चलो इन सितु समझ आ गया, इन सितु यानी घर के अंदर घर को भी बचाना, ठीक है। एक्स सितु मतलब, एक्स सितु मतलब क्या है, एक्सिटू को ऐसे समझो कि कंजर्विंग स्पीशीज आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, उनके घर के बाहर उन्हें कंजर्व करो इन ह्यूमन कंट्रोल एनवायरनमेंट, और एक ऐसे एनवायरनमेंट पे जो कि ह्यूमन के कंट्रोल में हो। मतलब भाई क्या बोल रहे हो, मतलब ऐसा समझो कि बाय चांस एग्जांपल ले लो कि टाइगर की स्पीशीज खत्म होने वाली है, मतलब टाइगर है, ठीक है, टाइगर है, उसकी स्पीशीज खत्म होने वाली है, तो उसको उठा के ले आया भाई दिल्ली के जू में, जू में ले आए 10-15 टाइगर हमने लाए, उन सबको हम रोज खाना देते हैं, टाइम टू टाइम उनका हेल्थ केयर चेकअप कर रहे हैं ताकि वो बचे रहे, उनका डीएनए लेके से रख लेते हैं, है ना, ताकि आगे चल के वैसी कोई स्पीशीज को हम बना सके, है ना। तो ये हो जाता है आपका एक्स-टू कन्वर्सेशन, मतलब वो जिस जगह पे रहता है उसके हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट मतलब उसका घर, है ना, नेचुरल हैबिटेट मतलब प्राकृतिक घर, ऐसा समझो, जहां पे पेड़ पौधे वगैरह रहते हैं उनका घर, तो उसको उसके घर से उठाकर उसको ह्यूमन के कंट्रोल में सेव करना, ह्यूमन के कंट्रोल में बचा के रखना, ठीक है। इसका एग्जांपल्स ले लो, जू हो गया, है ना, जूस, बोटेनिकल गार्डन्स, प्लेस वेयर एनिमल्स एंड प्लांट्स कीप्ड अंडर एक्सपर्ट, जहां पे एक एक्सपर्ट के अंडर में, एक्सपर्ट के अंडर में या फिर एक एक्सपर्ट सुपरवाइजर के अंडर में जानवरों को और पेड़ पौधों को रखा जाता है। जैसे जीन बैंक्स हो गया, स्टोरिंग स्टोरिंग जर्म प्लांट सीड डीएनए, जीन प्लाज्म में क्या होता है, जीन बैंक्स में बताता हूं मैं, जीन, जस्ट अ सेकेंड, जीन, जीन बैंक्स, इसमें क्या होता है कि एनिमल्स और प्लांट्स के डीएनए सेव करके रखा जाता है ताकि उनको फ्यूचर में बना सके, ठीक है। तो हमने सीख लिया दोनों के बारे में, इन सीटू यानी कि घर के अंदर नेचुरल हैबिटेट को बचाना, एक्स सीटू यानी घर के बाहर किसी जानवर को बचाना, इन सीटू नेचुरल हैबिटेट से अंदर और नेचुरल हैबिटेट को भी बचाना, ठीक है। सब कुछ अच्छे से सीख लिया है, यानी अगर इजी एग्जांपल में समझे तो इसमें हम उस जगह को भी बचा रहे होते हैं और इसमें खाली एक स्पेसिफिक प्लांट या फिर स्पेसिफिक जानवर को बचा रहे होते हैं, वो भी उसके घर से बाहर लाकर एक इंसानों के एक्सपर्ट्स के देख रेख में, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब जो हमें अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है ग्लोबल वार्मिंग, तो देख लेते हैं, फटाफट से पढ़ लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है ना। तो देखो अगर सबको पता है वैसे तो क्या होती है, बट अगर हम थोड़ा सा डिटेल्ड में जाए तो क्या है, इसलिए मैंने इसमें ज्यादा लिखा हुआ है ना। हाँ जी, तो देखो सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग कैसे स्टार्ट होती है, कैसे होती है, देखो 75% ऑफ द सोलर एनर्जी ऑब्जर्व्ड बाय अर्थ, अर्थ से ना बहुत सारी सोलर एनर्जी आती है, ठीक है। ये सन है, सॉरी ये अर्थ है और ये सन है, यहाँ से ना बाय द वे देखो ये सन है, ठीक है, अर्थ पे सोलर एनर्जी पड़ती है, लेकिन होता क्या है कि अर्थ ना 75% एनर्जी अपने जमीन में अब्जॉर्ब कर लेता है, एंड जो 25% बच जाती है वो वापस धकेल देता है कहाँ पे, सेंड बैक टू स्पेस। लेकिन 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 ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसमें एक बीच में प्रॉब्लम आ जाती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, प्रॉब्लम नहीं सोल्यूशन है ये, किस चीज का समझते हैं। हीट इज ट्रैप्ड बाय ग्रीन हाउस गैस, हीट ग्रीन हाउस गैस ना, हीट जो है वो ग्रीन हाउस गैस उसको पकड़ लेती है, किसको, हीट को। ये जो अर्थ की सोलर की एनर्जी आ रही है ना, सन की एनर्जी आ रही है, तो 75% तो हम अंदर अपने अंदर अर्थ अपने अंदर रख लेता है, बाकी के 25% जब वापस भेजता है तो उसको ग्रीन हाउस गैस पकड़ लेती है, कहते हैं नहीं तुम धरती पे ही रहो। ग्रीन हाउस गैस हम CO2 को बोलते हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस सोलर एनर्जी को नहीं पकड़ेगी, है ना, उस हीट को नहीं पकड़ेगी, तो क्या होगा, अर्थ वुड बी फ्रीजिंग इन -18 डिग्री सेल्सियस, मतलब अर्थ में -18 डिग्री सेल्सियस ठंड हो जाएगी हर जगह पे, ठीक है, इतना रहेगा ही रहेगा अगर ग्रीन हाउस गैस उसको नहीं पकड़ेगा तो। अभी जो है हमारा एवरेज है वो 15 डिग्री सेल्सियस है, था मतलब इतना रहता है, ठीक है, इतना रहता है, ठीक है। 15 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल लिविंग के लिए बिल्कुल अच्छा है, ठीक है, कि इतने में एक नॉर्मल इंसान इजीली रह सकता है 15 डिग्री पे, ओके। हाँ जी, तो ये 15 डिग्री सेल्सियस हमारा इसकी वजह से रहता है,
CO2 की वजह से। इसे हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। CO2 क्या करता है कि सन से जो भी हीट आती है उसको पकड़ के रख लेता है अपने पास, इस वजह से नॉर्मल 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। लेकिन अगर ग्रीन हाउस गैस या CO2 जिसे कहते हैं वो नहीं रहेगा तो क्या होगा कि -18 डिग्री सेल्सियस हमारा अर्थ पे टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है। CO2 किसे कहते हैं हम? ग्रीन हाउस गैस को कहते हैं। ओके, अब क्या होती है प्रॉब्लम? अब बढ़ती CO2 के चक्कर में प्रॉब्लम कैसे होती है, क्या होती है? देखो, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जल्दी जल्दी इंडस्ट्रीज बन रही है, फैक्ट्रीज बन रही है, ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज, पॉपुलेशन जल्दी जल्दी बढ़ रही है। अब सबको पता है पॉपुलेशन बढ़ने से CO2 का क्या अंतर है। जब आप सांस लेते हो, बचपन में पढ़ा था, सांस लेते हो तो ऑक्सीजन अंदर लेते हो एंड बाहर निकाल देते हम CO2 निकालते हो। अब अगर इस कमरे में 10 लोग हैं तो 10 लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 निकाल रहे हैं, तो CO2 की मात्रा जल्दी जल्दी बढ़ी। अब 10 की जगह 12 लोग आ जाए, है ना, और कमरा बंद कर दो, तो ऑक्सीजन जितना है उतना ही सब सांस लेके क्या भर देंगे पूरे कमरे में? CO2। फिर पूरे कमरे में गर्मी हो जाएगी, सफिकेशन वगैरह होता है ना, वो सब इसी वजह से होता है। ठीक है, हाँ जी। पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई इस वजह से। उसके बाद कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज है, अलॉट ऑफ टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे कहीं पे आग लगा के छोड़ दिया, कहीं पे कुछ कर दिया। ठीक है, तो इन सब एक्टिविटीज की वजह से CO2 का लेवल धरती पे 31% बढ़ गया। भाई बहुत ज्यादा मात्रा होती है 31%। 1-2% भी बढ़ जाए तो दिक्कत है, पर 31% बढ़ रखा है। अब इसकी वजह से क्या रिजल्ट निकलता है सर? क्या होता है अगर से 31% मात्रा बढ़ जाए? तो एक्सिस गैस जरूरत से ज्यादा CO2 गैस ट्रैप करेगी ज्यादा हीट को। ठीक है, जितना ज्यादा CO2 उतना ज्यादा हीट को ट्रैप करेगी, और उस ट्रैप करने की वजह से क्या होगा कि धरती का एटमॉस्फेयर पूरा गर्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। और इसी फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं? कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इसी को हम क्या कहते हैं सर? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। समझ आया? डाउट क्लियर हुआ? एंड अब देखो इसमें आगे क्या लिखा हुआ है। अब इसकी वजह से और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? एक्सट्रीम वेदर, जैसे मौसम का मिजाज बदलना, कभी भी बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। आजकल दिल्ली का मौसम का भी ऐसा ही कुछ हाल है। मेल्टिंग आइस, नॉर्थ पोल की, साउथ पोल की, यहाँ की आइस पिघल रही है, ग्लेशियर्स की आइस पिघल रही है। ठीक है, लूज ऑफ स्पीशीज, और ये बढ़ती गर्मी के चक्कर में हम अपनी स्पीशीज को खो दे रहे हैं। ठीक है, हेल्थ रिस्क, सबको बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक वगैरह लॉट ऑफ टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब इनका सॉल्यूशन क्या है भाई? सॉल्यूशन आप खुद लिख लेना, क्योंकि इतना इजी टॉपिक है, इसमें सॉल्यूशन भी नहीं लिख पाओगे क्या यार तुम? है, बहुत इजी टॉपिक टॉपिक है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, अच्छा, सॉल्यूशन किस टाइप के लिख लेना? जस्ट लाइक चाइना ने अपनाई थी मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी, है ना। ऐसे तो हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे, उससे ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल होगी। दूसरी चीज, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को रोक सकते हैं एंड पेड़ लगाना शुरू कर सकते हैं, और ज्यादा पेड़ लगाओ, और ज्यादा पेड़ लगाओ, इस टाइप की। तो ये सॉल्यूशन अगर पूछता है तो खुद लिखाना। बाय द वे ग्लोबल वार्मिंग में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है ओजोन लेयर डिप्लीशन, मतलब कि ओजोन परत कैसे फट रही है। ठीक है, चलो वो तो हम पढ़ लेंगे कि कैसे क्या हो रहा है, लेकिन देखो सबसे पहले समझ लेते हैं ओजोन लेयर है क्या। ठीक है, तो ये 3 एटम से बना हुआ है, O+O+O, मतलब ये ऑक्सीजन का ही एक तरीके से रूप है देखा जाए तो, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो O2 होता है, और ये क्या है? O3 है। O+O+O एक्चुअली होता क्या है? अच्छा अभी बताऊंगा, पहले बता देता हूँ। इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर इन अर्थ एटमॉस्फेयर। ओजोन क्या करता है? एक ये प्रोटेक्टिव लेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर पे प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देता है, जो कि हमारे अभी अभी जहां हम खड़े हैं जमीन, उससे 20 से 50 किलोमीटर ऊपर फॉर्म करता है वो। ठीक है, इट इज हाईली पॉइजनस। और ये ओजोन लेयर कैसी होती है? बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस होती है, क्योंकि इसमें और भी गैस मिली हुई होती है, बट ये हमें यूवी रे से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंस क्या है ओजोन लेयर की? ये एक शील्ड की तरह एक्ट करता है, जो कि सन्स की हार्मफुल यूवी रेस को, यूवी रेस यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस को, उससे प्रोटेक्ट करता है। इसलिए हमें ऐसा शील्ड एक्ट करता है। और ये यूवी रेस से हमें प्रोटेक्ट करके, प्रिवेंट करके, यूवी रेस को रोक कर क्या करता है? मतलब अर्थ यूवी रेस को अर्थ की सरफेस तक रोकने से पहुंचकर ये जितने भी जीव जंतु है धरती पे उन सबको प्रोटेक्ट कर रहा है। और प्लस में जो हम खेती कर पा रहे हैं, वेजिटेशन कर पा रहे हैं, उसमें भी ये हेल्प कर रहा है। क्योंकि अगर वो आ गए ना, अगर यूवी रेस धरती तक पहुंच गई तो क्या होगा कि हमें कैंसर, स्किन कैंसर टाइप, वो जो कि हम पढ़ेंगे कि इनसे क्या कॉज है, कई टाइप की बीमारियां हो जाती है, और हमारे फसलें भी खराब हो जाते हैं। दूसरी चीज, ओजोन लेयर कैसे बनता है? एक्चुअली जो सन है ना, सन की यूवी रेस है ना, ये यूवी लिख रहा हूं मैं, यूवी रेस ऑक्सीजन O2 पे पड़ती है, है ना, और O2 पे पड़ने के बाद इसे O और O में तोड़ देती है, और ये एक और ऑक्सीजन को अपने पास बांध लेता है, और फिर ये क्या बन जाता है? O3 बन जाता है, और ये फिर ओजोन बन जाता है। और ऐसे ही कर करके पूरी अर्थ की लेयर के ऊपर ओजोन की परत बन जाती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर ओजोन की परत बन जाती है।
ठीक है, हमने ओजोन पढ़ लिया क्या होता है, हमने इंपॉर्टेंस पढ़ ली। अब हम इसके ये पढ़ेंगे कि ओजोन ना होए तो दिक्कत क्या है और ये फट कैसे रहा है। ठीक है, अब हमें पढ़ना ओजोन लेयर डिप्लीशन। सबसे पहले होता क्यों है ये देख लेते हैं, क्यों फटता है ओजोन लेयर। बेसिकली ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसकी वजह से फटता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होते हैं, यूज इन कूलिंग सब्सटेंसेस, कूलिंग सब्सटेंसेस में यूज किए जाते हैं ये बेसिकली। कूलिंग सब्सटेंसेस कैसे, जैसे एयर कंडीशनर हो गया, रेफ्रिजरेटर्स हो गया। ठीक है, और सबसे पहली बात केमिकल लाइक कुछ केमिकल जैसे कि ब्रोमीन हो गया, ठीक है, हेलोकार्बन हो गया, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है। नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, इसे हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। ठीक है, एंड लाफिंग गैस भी कहते हैं। ये फर्टिलाइजर से निकलते हैं, फ्रॉम फर्टिलाइजर्स आल्सो अटैक द ओजोन लेयर, और ये भी ओजोन लेयर पे अटैक करते हैं। अच्छा, उसके बाद ना हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो बैन कर दिया गया था यूएनईपी के द्वारा। ठीक है, एक बार मैं तुम्हें कंफर्म करके बताता हूँ। हाँ ठीक है, 1987 में ये बैन कर दिया गया था यूएनईपी के द्वारा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरमेंटल करके कुछ इसका फुल फॉर्म होगा, पर चेक कर लेना, मेरे को श्योर नहीं है। वैसे ये इतना डिटेल में आएगा नहीं, यूएनईपी शॉर्ट फॉर्म लिख देना और ये आ जाएगा। ठीक है, या चलो मैं फुल फॉर्म भी बता ही देता हूँ, इसमें कोई इश्यू नहीं है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट ही कुछ होगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, देख लेना तुम। अच्छा, 1980 के 1980 में एंटार्क्टिका के ऊपर ये फटा हुआ था। ठीक है, जो आपका क्या है ओजोन लेयर है। इफेक्ट क्या पड़ा, इससे क्या इफेक्ट होता है, ह्यूमन हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, स्किन का कैंसर या कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकता है उसको। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली आई थिंक आंखों के लिए जो बीमारी होती है वो होता है ये कॉन्ट्रैक्ट। अरे गलती से मुंह से निकल गया, कैटरैक्ट होता है ये, सॉरी। ठीक है, ये कैटरैक्ट होता है। ठीक है, मोतियाबिंद आई थिंक इसे हिंदी में क्या कहते हैं मेरे को कंफर्म नहीं है, पर कैटरैक्ट है ये, आंखों को हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट मैंने गलती से मुंह से निकल गया, माफी चाहूंगा। एनवायरमेंट पे क्या असर पड़ सकता है, इट डैमेज क्रॉप्स, क्रॉप्स को ये डैमेज कर देता है, प्लांट को भी, जिसके चक्कर में पूरे फूड चेन पे दिक्कत आ जाती है, इशू आ जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, वेजिटेशन में दिक्कत आती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है बढ़ जाती है, और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी फिर बढ़ जाता है। ठीक है, बेसिकली ये था आपका कॉजेज ऑफ डिप्लेशन एंड इफेक्ट ऑफ डिप्लेशन। ठीक है, देखते हैं अगर नेक्स्ट टॉपिक कुछ है तो खाली बोर्ड देखिए मत सोचने की कुछ करा नहीं था, फटाफट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन करते हैं, है ना। तो देखो देखो, मैंने दो दो माइक लगा रखे हैं जस्ट बिकॉज किसी का एक का चार्ज खत्म हो सकता है, तो अगर चार्ज खत्म होगा तो दूसरा चालू रहेगा, है ना, और नहीं तो बाकी देखे देखते हैं। चलो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, देखो जब किसी देश या फिर जब किसी देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, वहां पे लोग इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, इतने सारे लोग बढ़ जाते हैं, है ना, और उसके बाद वहां का खाना मतलब फूड, ठीक है, फूड, वाटर एंड किसी भी टाइप की रिसोर्सेस कम हो जाते हैं, इसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं। इसमें क्या क्या चीजें आती है, मतलब ये किस वजह से होता है, एक डेथ रेट मतलब लोगों के सिर्फ पैदा होने की, अच्छा लोगों की मरने की जो गिनती है ना, लोगों के मरने की जो परसेंटेज है वो कम है। ठीक है, लोग आजकल कम मर रहे हैं क्योंकि सब एक्सरसाइज वगैरह पे ध्यान दे रहे हैं, तो लोग कम मर रहे हैं, और इस वजह से लोग भरे जा रहे हैं। और दूसरी चीज लिटरेसी, इलिटरेसी आजकल क्या होता है कि देखो, मतलब परिवार नियोजन, मतलब ये ना परिवार जानकारी नहीं रखता, मतलब आजकल कई इलिटरेट फैमिलीज आप देखोगे जिसमें क्या होता है कि वो 1 बेबी तक ठीक है, 2 बेबी तक ठीक है, वो 5 to 6 बेबी बेफालतू में कर लेते हैं, एंड देन वो उनका ख्याल नहीं रख पाते, पाल नहीं पाते। ठीक है, और उन लोगों को लिटरेट कहने का मतलब ये भी है कि उन लोगों को पता ही नहीं है कि हॉस्पिटल जाके हर चीज का इलाज हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, एक ये दिक्कत हो जाती है। उसके बाद गरीबी, मतलब गरीब परिवारों में ज्यादा बच्चों को कमाने वाले हाथ के रूप में देखा जाता है, मतलब जैसे कि कहने का मतलब जैसे हम एक बच्चा करेंगे एंड उसको कमाने भेज देंगे, एक और बच्चा करेंगे फिर उसको कमाने भेज देंगे, लाइक इस टाइप से यूज किया जा रहा है। ठीक है, सोशल बिलीफ्स यानी कुछ पुरानी सोचे धीरे धीरे बदलते रिवाज भी ज्यादा बच्चे होने के कारण बनते हैं। ठीक है, अब इनकी वजह से क्या दिक्कत आती है, हम मैंने बता दिया, रिसोर्सेस में कमी। जब पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन होता है तो क्या दिक्कत आती है, रिसोर्सेस में कमी, रिसोर्सेस डिप्लीशन भी कह सकते हैं हम इसे, है ना, और हम ये भी डिप्लीशन तो नहीं, मतलब रिसोर्सेस में कमी तुम लिख रहे हैं ना। ठीक है, एक हो जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एक अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ज्यादा लोग होने की वजह से बेरोजगारी, अपने ही देश में देख लो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, उस वजह से कितनी ज्यादा बेरोजगारी है ना। और एक तरीके से हम लोग क्या बनते जाते हैं, एनवायरमेंट पर बोझ बनते जाते हैं, क्या बनते जाते हैं, एनवायरमेंट पर बोझ,
है ना, समझ आ रहा है आपको? हम एक बर्डन बन जाते हैं, किस पे बर्डन बन जाते हैं, बर्डन बन जाते हैं किस पर, एनवायरमेंट पर, बर्डन ऑन एनवायरमेंट, ठीक है। और अगर देखा जाए तो बस फिर यही हो जाता है, और इसमें और तो कुछ है नहीं। अच्छा, रोका कैसे जाए, देखो, रोक अगर इसको रोकने के तरीके आते हैं तो प्रोवाइड एजुकेशन टू एवरीवन, हर किसी को, हर एक बच्चे से लेके हर किसी को एजुकेशन प्रोवाइड करो, एंड उन्हें ये समझाओ कि भाई 5 से 6 बेबीज बोर्न करने से कुछ नहीं होगा, है ना। चाइना की तरह समझदार बनो, जैसे उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी उस टाइप से रहो। वुमेन एम्पावरमेंट, जैसे महिलाओं को शिक्षित करना ताकि वो अपने परिवार के बारे में सही फैसले दे पाए, है ना, महिलाओं का वुमेन एम्पावरमेंट। एक और इसमें आ जाता है आपका वुमेन एम्पावरमेंट, है ना। इसमें ये हो जाता है कि महिलाओं को शिक्षित करो ताकि वो अपने परिवार में सही फैसले दे पाए और उन्हें समझा पाए। गवर्नमेंट स्कीम, सरकारी तौर पर सुविधाएं और इंसेंटिव्स देना, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट ने फाइन लागू कर दिया कि अगर कोई 2 चाइल्ड से ज्यादा बॉर्न करेगा तो उस पर इतना फाइन है ना। और अगर कोई सिर्फ एक ही चाइल्ड बॉर्न करेगा तो उसको इतना मतलब इंसेंटिव मिलेगा, पैसा मिलेगा। दूसरी चीज, जैसा चाइना ने किया था, ओपीसी किया था, इसमें एग्जांपल जरूर लिख कर आना ओपीसी का, वन चाइल्ड पॉलिसी, ठीक है। वन चाइल्ड पॉलिसी बहुत अच्छी पॉलिसी थी, जिसकी वजह से, इससे पता फायदा क्या होता था वन चाइल्ड पॉलिसी थे, जैसे ये 2 जने हैं, ये 2 जने हैं, तो एक मेल है एक फीमेल है, अब इन दोनों के बदले एक ही बच्चा आएगा, एक ही, अब हर 2 जनों के बदले एक ही जना आ रहा है अब, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर कोई इस पॉलिसी को नहीं समझता, कोई इलिटरेट पर्सन होता है, तो वो क्या करता है, 2 होते हैं ना, तो 2 से 3 4 5 6 कर लेते हैं, जिससे वो इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा बर्डन बन जाते हैं। तो लिटरेट होना जरूरी है इस वजह से, ठीक है। हमने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी कर लिया, ठीक है, जितना ज्यादा मैं करवा सकता था। अच्छा, ये फिर उससे एक और चीज लिख लेना, ग्लोबल वार्मिंग में भी दिक्कत बन जाते हैं, मैं जितना ज्यादा करवा सकता था मैंने करवा दिया। अब जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो रहेगा हमारा एनवायरमेंटल लॉ। तो किस टाइप के लॉज बनाए गए, लॉ या फिर लॉज बोलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। नाम से ही पता चल रहा है कब क्या चालू शुरुआत हुई थी इसकी, 1972 में। देखो ये हुआ क्या था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हुआ क्या था, चीता, शेर, बहुत टाइप्स के अलग अलग जानवर थे जिनके खाल नाखून से अलग अलग चीजें बनाई जाती थी। तो शिकारी इनका शिकार करते थे, जिसे हंटिंग कहा जाता है बेसिकली। तो शिकारी शिकार करते थे, तो ये काफी ज्यादा बढ़ रहा था, जिससे चीते, शेर, टाइगर, इन सबकी तादाद कम होती जा रही थी। तो उसको देखते हुए हमारी सरकार ने कदम उठाया और उसको निकाला वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें शिकार करने को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। और हम फिर भी लोग छुपके से अगर करते हैं तो उनके लिए हमने नेशनल पार्क बनवाए, किनके लिए, इन्हीं जानवरों के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनवाई गई, सेंचुरीज का उद्घाटन किया गया किसी ने, ताकि लोग जानवर कम मरे, ठीक है। एनवायरमेंटल को बचाने के लिए एक पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप, अच्छा, ये उसके बाद वाटर एक्ट बनाया गया कब, 1974 में, वाटर एक्ट 1974। ऐसा देखा जा रहा था कि पानी काफी ज्यादा गंदा हो रहा है, गंदा हो रहा है, गंदा हो रहा है, फैक्ट्री अपना वेस्ट नदी में छोड़ रहा है, तालाब में छोड़ रहा है, पानी हद से ज्यादा गंदा हो गया। तो तब सरकार ने ये कदम उठाया कि अब हम बनाएंगे क्या भाई, वाटर एक्ट बनाएंगे, जिसमें फैक्ट्री जो वेस्ट है वो लेक्स में, रिवर्स में डालती है तो वो ना डाले। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया, सीपीसीबी एंड एसपीसीबी, इसके फुल फॉर्म तुम लोग बताओगे। पीसीबी भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, पीसीबी यहाँ भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। सी और एस से क्या मतलब है, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, ठीक है। तो अपने अपने लेवल पर ये दोनों देखते थे, एक बार दिमाग लगाना। आई थिंक स्टेट एंड सेंट्रल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को एज वेल। अब देन ये भी हो गया पानी का एक्ट, डन। अब इसके बाद क्या बनाया गया, एयर एक्ट 1981। इसमें क्या था, अच्छा, एयर एक्ट में 2 चीजें आ जाती है, नाम एयर है, काम 2 है। कैसे, एयर एक्ट में सबसे पहले नाम से ही पता चल रहा है कि एयर, भाई गाड़ी से, फैक्ट्रीज की चिमनी से जितना भी सारा पॉल्यूशन निकलता था वो जाएगा कहाँ, हमारे एयर में ही तो घूमेगा ना भाई। इसके चक्कर में एनवायरनमेंट खराब होगा, सांस गंदी आएगी, हमें पॉल्यूशन होगा। जैसे कि अभी हम दिल्ली में है तो हमें पता चलता ही है, यार दिल्ली एक इंडस्ट्रियल, मतलब चारों तरफ नोएडा एंड गुड़गांव दोनों तरफ इंडस्ट्रियल एरियाज है। दिल्ली में भी काफी सारे कुछ कुछ एरियाज है इंडस्ट्रियल, तो यार दिल्ली में पॉल्यूशन होना तो बनता है, देखो समझ आता है क्या है। उस टाइम काफी पॉल्यूशन बढ़ गया था, तो उसको देखकर, गाड़ी से जो पॉल्यूशन निकलता था, फैक्ट्री से जो निकलता था, उसको देखकर हमने कौन सा एक्ट लाए, एयर एक्ट 1981 लाए। लेकिन का साउंड स्पीकर बजने की वजह से, गाड़ियों के हॉर्न की वजह से काफी शोर होता था, जिसके चक्कर में इसमें हम पॉल्यूशन थ्रू व्हीकल्स, फैक्ट्रीज ये तो अंडर आते थे, पर नॉइस ऑफ स्पीकर्स वगैरह भी, यानी शोर मचाना भी एयर एक्ट 1981 के अंदर आता था। तो इसको बचाने के लिए सरकार ने क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले, ठीक है, फॉर स्पेसिफिक हाईली पॉल्यूटेड एरिया।
मतलब वो एरिया जो काफी ज्यादा पॉल्यूटेड है, जस्ट लाइक दिल्ली हो गया, है ना। जैसे यहाँ पे शोर भी काफी ज्यादा होता है, तो यहाँ पे क्या रूल चलता है दिल्ली में कि 10 या 11 बजे के बाद कोई स्पीकर नहीं बजा सकता। अब बजाने वाले बजाते हैं और उनको कौन ही रोकता है ना। बट फिर भी अगर पुलिस देखे तो उनका काम है रोकना, उन्हें मना करना। सरकार उन पे एक्शन जो है ले सकता है अगर वो उस स्पेसिफिक एरिया पे ऐसा काम करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना कि फॉर स्पेसिफिक हाईली पॉल्यूटेड एरियाज, ये लाइन मैं बोल रहा हूँ। अब उन्होंने बोला है एंड एक ऐसा करो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमने अलग बनाया, वाटर एक्ट अलग बनाया, एयर और नॉइस के लिए अलग बनाया। अरे भाई क्यों दिमाग खराब कर रहे हो यार तुम लोग, एक एक्ट बनाओ, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एक बनाओ और सभी उसके अंदर आ जाएगा। तो अम्ब्रेला ऑफ ऑल अदर एक्ट्स, इट कवर्स एनिमल, वाटर, एयर, लैंड, नॉइस एक्सेट्रा, सब कुछ इसके अंदर कवर हो जाता है। हमारा एनिमल भी कवर हो जाता है, वाटर भी कवर हो जाता है, एयर भी कवर हो जाता है, लैंड वगैरह सबका, नॉइस और सब कवर हो जाता है। तो इट इज कॉल्ड लाइक अम्ब्रेला ऑफ ऑल अदर एक्ट्स, ऑल अदर एनवायरमेंटल रिलेटेड एक्ट्स। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट गॉट ऑल द पावर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स होती है। कोई भी अगर, अच्छा यहाँ पे बताना भूल गया था, इसमें भी कोई भी अगर कोई भी फैक्ट्री कोई भी चीज उनकी बात नहीं मानती, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, इसका बता देता हूँ एक बार मैं। इसमें क्या आता है, सीपीसीबी और एसपीसीबी, कोई फैक्ट्री है वो बात नहीं मान रही, गंदा पानी फिर भी छोड़ रही है, उसमें पानी की जांच होगी, फैक्ट्री की जांच होगी, अगर फैक्ट्री हमारी बात नहीं मान रही। इसमें ये बोला गया था कि फैक्ट्री को अपना पानी पहले प्योरीफाई करना है, केमिकल प्योरीफाई करना है, उसके बाद तालाब में छोड़ना है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा सरकार नहीं करती, ऐसा फैक्ट्री नहीं करती, तो सरकार उस फैक्ट्री पे ताला लगा देगी। ये बात हुई थी। अब यहाँ पे भी वही सीन है, अगर जो भी गवर्नमेंट के बाद इनसे रिलेटेड नहीं मानेगा तो गवर्नमेंट उसको बैन कर देगी, उसको बंद कर देगी, ठीक है। गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स हो जाती है, ठीक है। यही यहाँ पे बात थी। हमने सारे एक्ट पढ़े, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कुछ है या नहीं। मेरे हिसाब से जितना मैंने करा दिया इतना पास होने के लिए परफेक्ट है। सिर्फ पास होने की बात करो, वैसे अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे तुम, क्योंकि इतने तुम हो कि तुम्हें पता है कि जस्ट लाइक कि एनवायरमेंटल साइंस क्या होती है, किस रिगार्डिंग बात करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी आपके उसके बारे में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आप कोई भी टॉपिक के बारे में आसानी से लिख सकते हो, ठीक है, कि किस टाइप के क्राइसिस होते हैं ना। इरोजन क्या होता है, इरोजन जैसे कि मैं बार बार से बता देता हूँ, इरोजन क्या होता है, वैसे आएगा नहीं फिर भी बता रहा हूँ। जस्ट लाइक मान के चलो कि इरोजन मैंने ऑलरेडी आई थिंक इस वीडियो में पढ़ाया होगा, ठीक है, देख लेते हैं। जैसे ये तुम्हारा कोई लैंड है, इस लैंड के हमने इस तरफ पेड़ खड़े कर दिए, इस तरफ पेड़ खड़े कर दिए, और ये एक अलग लैंड है, यहाँ पे कोई पेड़ नहीं खड़े करे। अब जोर जोर से हवा आती है और ये पेड़ की जो उपजाऊ, ये जमीन की जो उपजाऊ मिट्टी है इस लैंड की, इसे उड़ा के ले जाती है। अब ये अनउपजाऊ हो जाती है, ये हो गया इरोजन। लेकिन इरोजन को हमने रोकने के लिए यहाँ पे क्या खड़े कर दिए, बड़े बड़े पेड़। तुमने देखा होगा लाइन से बड़े बड़े पेड़ खड़े कर देते, तो अब ये इरोजन को बचा देगी। अब सॉइल इरोजन इससे भी हो सकता है, और जस्ट लाइक बाढ़ आ जाए तो उस पानी से भी हो सकता है, वो पानी भी तो मिट्टी को कहीं और ले जाएगी। ये हो गया तुम्हारा सॉइल इरोजन। जस्ट लाइक इस टाइप के छोटे छोटे टॉपिक्स। अब इसकी वजह से क्या हो, मिट्टी की उपजाऊ नहीं हुई, अब दोबारा उस जगह खेती नहीं हो पाएगी, जस्ट लाइक इस टाइप, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है, ये मैंने ऐसे बार बार से थोड़ा सा बता दिया। अगर इसके अलावा मतलब देखिए इसके इससे बाहर तो नहीं आएगा, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इनसे टू वेक्स टू ये सब भी करा दिया मैंने। चिपको मूवमेंट है वो, अगर तुम एक बार जेमिनी या फिर चैट जीपीटी से पढ़ के जाना चाहो तो चले जाना, मैं हो सके तो अपने पीडीएफ में डाल दूंगा, ठीक है। एज वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिन कमेंट एक बार चेक कर लेना, और कोई इशू हो तो जरूर कमेंट कर देना, ठीक है। जय हिंद आप सबको, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।